साथियों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, आरएस में और हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, 1909 और भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका अपना एक अलग महत्व रहता है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, ये आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने जा रही है सेकेंड ग्रेड की, उसका एक इम्पोर्टेंट बिंदु है। भारत शासन अधिनियम 1935, ये हम विकास क्रम में देखें तो 1909 के एक्ट के कुछ सुधार 1919 में हुए और 1919 के जो सुधार थे, जो उसमें कमियां थी, वो 1935 में हुए। तो पहला इसमें है कि ये प्रस्तावना रहित अधिनियम था। यानी इसमें प्रस्तावना कौन सी थी? जैसे भारत के संविधान में प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, उसी प्रकार हर एक्ट के शुरू में उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है। लेकिन जितने भी एक्ट थे उनमें ये एकमात्र ऐसा पहला एक्ट रहा जिसमें अपनी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें जो प्रस्तावना काम में ली गई वो भारत शासन अधिनियम 1919 की थी। यानी 1919 वाली प्रस्तावना ही यूज ली गई। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने अनुच्छेद थे और कितने परिशिष्ट थे। तो साथियों, इसमें 321 अनुच्छेद, याद रखें, 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट। फिर एक अब करंट के साथ इसको जोड़ा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यानी उन राज्यों में विधान सभाएं भी हैं और विधान परिषद भी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इस प्रकार के जो राज्य हैं इनमें विधान परिषद यानी एमएलसी इसको कहते हैं, उसके विधायक को, और एक एमएलए होता है अपने राजस्थान की तरह। तो एमएलए और एमएलसी दोनों का वहाँ प्रावधान है 6 राज्यों में। तो ये जो द्विसदनात्मक विधानमंडल थे वो भारत में 1935 के शासन की देन है। यानी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बने। और इस 1935 के एक्ट के आधार पर भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे 1937 में। इसके बाद आगामी जो लेते हैं कि 1935 के शासन भारत शासन अधिनियम से प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। देखिए, अब भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन ने भारत के शासन की जांच की थी और इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह था साइमन कमीशन का कि प्रांतों को स्वायत्ता दी जाए और केंद्र में जो एक शासन लगा दिया जाए। इसका आगामी बिंदु है प्रांतीय स्वायत्ता, यानी केंद्र से, राज्यों से जो एक शासन हटा करके केंद्र में लागू कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन क्या था, थोड़ा सा इसकी हम चर्चा करते हैं। द्वैध शासन का अर्थ था कि जो भी सरकारी विषय थे, सब्जेक्ट थे, विभाग थे, उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो आरक्षित थे और दूसरे थे हस्तांतरित। ये मंत्रियों के पास थे
और ये गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल के पास। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये कम इंपॉर्टेंट थे। आज की तरह जैसे विदेश, प्रतिरक्षा और कवायदी मामले यानी जो गृह मंत्रालय का अधीन आते हैं, इनके पास कौन कौन से थे? विदेश, रक्षा, जिसके लिए प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, विदेश, रक्षा, और फिर आगे में हो गया चर्च और कबायली मामले। ये सारे विभाग गवर्नर के पास रखे गए और बाकी जो कम महत्वपूर्ण थे वो जो सरकार जनता के प्रतिनिधि चुन करके जाते थे मंत्री के रूप में, उनको दे दिए गए। ये जो केंद्र की गैर शासन व्यवस्था ये 1919 में अपने प्रांतों में थी, लेकिन 1935 के शासन अधिनियम में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए और ब्रिटेन की सरकार ने मतलब ये जो प्रांतीय स्वायत्ता है इसको जारी कर दिया और प्रांतों में जो व्यवस्था थी उसको उठा करके केंद्र में लागू कर दिया। अब आगामी बिंदु लेते हैं मताधिकार। मताधिकार का विस्तार किया और भारत की 11% आबादी इसके दायरे में आ गई। हम ध्यान रखेंगे, तुलना करेंगे 1919 वाले एक्ट से, यानी 1919 में जितने लोगों को मताधिकार था केवल 2% लोगों को था, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसको विस्तारित करके और 11% जनता को वोटिंग अधिकार दे दिए गए। चुनिंदा लोगों को थे। अब मताधिकार के लिए भी यह था कि जो व्यक्ति आय कर देता था वो ही वोट देने का अधिकार रख सकता था। फिर आगे है कि भारत परिषद जो इंग्लैंड में थी, भारत परिषद का अंत और उसके स्थान पर क्या रखा गया? सलाहकार समिति का गठन। इसमें 3 से 6 सदस्य होते थे। कितने थे? 3 से 6 सदस्य। अब इनके लिए भी एक व्यवस्था रखी गई थी कि आधे सदस्यों को भारत में 10 वर्ष रहने का अनुभव हो। किसके लिए? ये जो सलाहकार परिषद है वो ब्रिटेन में बैठेगी, वो उसका मेंबर बनने के लिए आधे जो सदस्य भारत में रह चुके हों और भारत छोड़े उनको कम से कम 2 वर्ष हो चुके हों और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। यानी भारत में रह चुके हों लेकिन वर्तमान में वो नहीं रह रहे हो, यानी भारत से उनका डायरेक्ट वर्तमान में लगाव नहीं होना चाहिए और भारत में रह चुके हैं। ये शर्त इसलिए जोड़ी गई कि भारत के शासन का उनको अनुभव होना चाहिए। फिर आगामी बिंदु हम लेते हैं उच्चायुक्त। उच्चायुक्त जो वर्तमान में भी है, जिसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। उच्चायुक्त की नियुक्ति देखिए एकदम उल्ट किया गया है, यानी उच्चायुक्त की नियुक्ति किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को। और इसमें एक और भी किया गया था, भारत परिषद का जो खर्चा होता था उनको होम चार्जेस कहा जाता था और वो भारत से वसूल किए जाते थे। इस एक्ट से ये प्रावधान कर दिया गया कि उनको भारत के बजट से समाप्त करते हुए और इंग्लैंड के बजट से इस सलाहकार समिति का जो खर्चा था वो होना शुरू हो गया, प्रावधान कर दिया गया और भारत के लिए ऐच्छिक कर दिया गया कि वो कुछ अनुदान अपना वहां देंगे। फिर आगामी जो बिंदु हम ले रहे हैं वो है संघीय न्यायालय की स्थापना और बर्मा को भारत से अलग किया गया है। संघीय न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं की स्थापना। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भूल कर बैठते हैं कि अपील, अंतिम अपील, जैसे वर्तमान में अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन इसमें यह व्यवस्था रखी गई थी जो प्रिवी काउंसिल थी ब्रिटेन में थी, वहां इस संघीय न्यायालय की भी अपील हो सकती थी। तो साथियों ये याद रखें कि अपील का अंतिम या सर्वोच्च न्यायालय नहीं था,
यानी भारत में यह जरूर सुप्रीम था, लेकिन इसकी भी अपील होती थी, यानी अंतिम अपील, याद रखें, अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में क्या होती थी, प्रिवी काउंसिल में। तो ये लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 की जो मेन विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, उनकी हमने यहाँ विस्तार पूर्वक काफी चर्चा की है। और फिर हम एक और लेते हैं, प्रांतों में क्या किया गया। प्रांतों में जो था वो संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था, प्रांतीय गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए, यानी अल्पसंख्यक में कौन था, जैसे आजकल कौन आता है अल्पसंख्यक में भारत में, मुस्लिम लोग आते हैं, जैनिज्म, ईसाई, सिख, ये। लेकिन उस समय यूरोपियन लोग ही भारत में अल्पसंख्यक माने जाते थे। अल्पसंख्यक और कुछ अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको दिया गया, प्रांतीय गवर्नरों को। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का दायित्व गवर्नर को मिला। यानी गवर्नर दो शब्द याद रखें, गवर्नर और गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल था भारत का और गवर्नर होते थे प्रांतों में। फिर आगे एक और इम्पोर्टेंट रह गया कि परमा को भारत से अलग किया गया। परमा को भारत से अलग किया गया। ये अपने भारत शासन अधिनियम 1935 की एक मोटी विशेषताएं हमने यहाँ चर्चा की है, जिनके आधार पे क्वेश्चन आते हैं। और एक इसमें था कि गवर्नर यानी प्रांतों के गवर्नर को विश्व विवेक के अधिकार दिए गए और भारतीय गवर्नर जनरल को विश्व विवेक के अधिकार दिए गए। विश्व विवेक के अधिकारों का अर्थ होता है कि गवर्नर या गवर्नर जनरल, इन दोनों की इच्छा पर निर्भर था कि वो मंत्रियों के निर्णय को माने या नहीं माने। ये जो विश्व विवेक अधिकार था, ये प्रजातंत्र के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था। तो ये अपना आज का 1935 की जो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इनकी जो मेन चीजें हैं वो यहाँ अपने चर्चा कर चुके हैं। आगामी अपने वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919 और सेकेंड ग्रेड में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।